हेलो बच्चों, आई एम राजू ठाकरे। वेलकम इन वन सेकेंड एक्सलेंट एकेडमी कुराडी। तो बच्चों, आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ में आप लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन। इसके पहले प्रीवियस सिलेबस के अंदर में ये चैप्टर जो था सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नाम से था, लेकिन अभी जो रिवाइज सिलेबस है इस रिवाइज सिलेबस के अंदर में ये चैप्टर का नाम चेंज करके सॉल्यूशन कर दिया गया है। अब ये चैप्टर बेहद इंटरेस्टिंग है और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकलते हैं। जनरली इस चैप्टर का जो हाईलाइट अगर टॉपिक बोले तो वेपर प्रेशर वाला कंसेप्ट से निकलते हैं और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है जो सोल्यूट के क्वांटिटी के ऊपर में अमाउंट के ऊपर में डिपेंड होती है, उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। इसके अंदर हम लोग 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जनरली डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अगर बात करोगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, या फिर हो सकता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, या ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। इन सब चीजों के बारे में आगे हम चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन गाइस, उन सब चीजों को पढ़ने से पहले थोड़ा हमको इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। कुछ चीजें हमको मालूम होना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए, जो आपने 11th क्लास में पढ़ के आए हो। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आज मैं कुछ उन प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ डिस्कस करवाने वाला कि पहले तो चीज सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन किसे बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कि जनरली सॉल्यूशन सर शुगर पानी में डाल दिया, हो गया, बन गया सॉल्यूशन, सर शुगर सॉल्यूशन है वो। या गलत नहीं है सॉल्यूशन है, उसे आप सॉल्यूशन बोल सकते हो, मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन क्या यही एक डेफिनेशन है सॉल्यूशन की? क्या सिर्फ शुगर में ही मतलब शुगर को पानी में डालने से ही क्या सॉल्यूशन बनता है? क्या और भी कुछ इसके अलावा भी हो सकता है, या सॉल्यूशन और भी कुछ अलग चीज हो सकती है? ये सब चीजों के बारे में आज हम लोग क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, ज्यादा बोर नहीं करूंगा, सीधे इस चैप्टर के टॉपिक की तरफ चलूंगा और सीधे स्टार्ट करूंगा कि अपन सॉल्यूशन किसे बोलना है। बेटा, पहले सबसे पहले सवाल कि क्या होता होगा सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन एक ऐसी चीज है कि वो एक होमोजेनस मिक्सचर है। पहली बात तो बता दो, आपको पढ़ाया गया होगा मैटर में, आपने देखा होगा 2 प्रकार के मैटर होते हैं। एक जो होता है प्योर सब्सटेंस होता है, दूसरा मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस का तो कॉन्सेप्ट ही छोड़ दो, वो तो अलग ही चला जाता है। प्योर सब्सटेंस में अगर बात करोगे तो वहाँ एलिमेंट्स आते हैं, या फिर क्या आते हैं, कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स वगैरह आते हैं, जहां पर डिपेंडेंट रेशो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, वो उधर उधर फिक्स की तरफ चला जाएगा। लेकिन मिक्सचर की तरफ थोड़ा आओ। मिक्सचर में आपको अगर देखोगे 2 प्रकार के मिक्सचर आपको पढ़ाया गया होगा 11th क्लास में, या 2 प्रकार के मिक्सचर होते हैं। एक जो होता है होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। एक क्या बोला मैंने, होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरा क्या बोला, हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, यह भी चीजें आपने 11th क्लास में पढ़े। नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा एक बार बता दूं कि होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है कि आपको अगर मान के चलो कि इतना बड़ा कंटेनर आपके पास में रखा हुआ है, इतना बड़ा कंटेनर आपके पास में रखा हुआ है, तो इस कंटेनर में अगर मान के चलो कि यहां पर अगर कोई भी एक मिक्सचर है, अगर उसको आप इस कॉर्नर से भी अगर उठाते हो तो वही प्रॉपर्टी दिखा रहा हो, यहां से भी उठाते हो तो वही प्रॉपर्टी दिखा रहा हो। मतलब किसी भी कंसेप्ट से ले लो, चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर लो, या नंबर ऑफ आयंस की बात कर लो, या अगर मान के चलो कि किसी और प्रॉपर्टीज की बात कर लो, चाहे उसका रेशो देख लो, सभी प्रॉपर्टीज आपको हर जगह किसी भी कोने से उठाओगे तो वहां सिमिलर दिखाई दे रही है। मतलब एक बात है जो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। मतलब क्या है कि जो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड का मतलब सारे सॉल्यूशन भर वो पूरा सेम तरीके से क्या है, मिक्स्ड है। मतलब कहीं से भी उठाओगे तो उसकी प्रॉपर्टी उसी प्रकार से होगी, चाहे आप इस कोने से उठा लो, चाहे इस कोने से उठा लो, या कहीं से भी यहां से इसको उठा लो, एक ही जैसी प्रॉपर्टी क्या करेगा, वो शो करेगा। और अगर वो एक ही जैसी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, वो होता है होमोजेनस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर। और दूसरा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर, कि जहां पर पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता, हर जगह क्या नहीं होता, प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। जैसे आप कंक्रीट पकड़ लो, कहीं कम सीमेंट होता है, कहीं ज्यादा होता है। कंक्रीट बनाते ना, बिल्डिंग्स बनाते ना बच्चों अपन लोग, तो उसमें जो मिलाते तो कंक्रीट, तो कहीं रेती ज्यादा होती तो कहीं सीमेंट ज्यादा होता है, एवरीवेयर वो एग्जैक्ट तो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता। तो वो जो कंक्रीट है वो हो जाएगा हेट्रोजेनस मिक्सचर।
लेकिन मुझे आना था मेरे टॉपिक के ऊपर और वो टॉपिक था मेरा सॉल्यूशन। क्या था? सॉल्यूशन। भैया तो सॉल्यूशन जो है, एक सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। क्या बोला मैंने? एक बार फिर से मैंने क्या बोला? सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनस क्या होता है? मिक्सचर होता है। अब होमोजेनस मिक्सचर किसका? तो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ, अगर बात कर सकते हो, टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा। देखो मैंने ये नहीं बोला हूं कि चाहे वो लिक्विड भी हो सकते, चाहे वो सॉलिड्स भी हो सकते, या वो गैसेस भी हो सकते। आपको अगर अभी तक के लग रहा होगा कि सिर्फ लिक्विड का ही सॉल्यूशन होता है तो आप पूरी तरीके से सही नहीं हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि लिक्विड का सॉल्यूशन नहीं होता, बट लिक्विड का सॉल्यूशन होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन के 9 टाइप्स है। 9 टाइप्स के सॉल्यूशन है। जैसे सॉलिड में अगर आप लोग लिक्विड की बात करते हो तो सॉलिड इन लिक्विड भी हो सकता है, या फिर हो सकता है सॉलिड इन सॉलिड हो सकता है, सॉलिड इन गैसेस हो सकता है, उसके बाद में लिक्विड इन गैस हो सकता है, लिक्विड इन सॉलिड हो सकता है ना। अलग अलग प्रकार के ऐसे 9 टाइप के इसके क्या है? टाइप्स है सॉल्यूशन के। तो मेरा बताने का उद्देश्य इतना है कि सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है। मतलब अगर दो या दो से ज्यादा चीजें, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में अगर मिला दिया जाए और मिलाने के बाद में ऐसा वो मिक्स हो गया कि वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो गया और वो अपनी खुद की आइडेंटिटी को भूल गया। वो खुद की आइडेंटिटी को, उनकी जो अलग अलग आइडेंटिटी थी, जैसे मैंने बोल दिया ए प्लस बी, मैंने मिला दिया और ए बी बन गया, तो ए की आइडेंटिटी कुछ अलग थी, बी की आइडेंटिटी कुछ अलग थी, लेकिन अब ए बी की आइडेंटिटी कुछ अलग है। भैया वो दोनों एक मिक में पूरे क्या हो गए? मिक्स हो गए, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया, तो वो क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। वो क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। जैसे देखो, अगर डिफाइन करना है, आपको किसी ने पूछा कि आप डिफाइन कैसे करोगे सॉल्यूशन को, तो सीधी सीधी बात बताना बेटा, सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है। सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर। अब होमोजेनस का मतलब मैंने अभी जो बताया, जो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो, है ना। सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर बोल दोगे शॉर्टकट में, बिल्कुल आप लोग, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब किसका? तो किसका? तो दो या टू और मोर देन टू। क्या बोलोगे? टू और मोर देन टू। क्या बोलोगे? सब्सटेंसेस। और जनरली हमको 11th-12th में बाइनरी के बारे में पढ़ना है। हाँ, दो वाला ही पढ़ना है, तो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। अगर तीन हो गए तो वो, अगर बात करो टर्सरी सॉल्यूशन हो जाएगा, दो रहा तो बाइनरी, अगर बात करने चार रहे तो क्वाटरनरी हो जाएगा। ठीक है भैया। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। और एक चीज आप यहां पर बता दोगे, विच लॉस देयर आइडेंटिटी, विच, जिसमें क्या किए, विच लॉस, क्या बोलोगे? लॉस देयर। अगर बात करोगे आइडेंटिटीज, क्या बोलोगे? आइडेंटिटीज। उसने अपनी जो दो सब्सटेंस है, उन्होंने खुद की आइडेंटिटीज को क्या कर दिया? लॉस कर दिया। एंड कैन, अगर बात करते हो, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, अब उनको आप अलग नहीं कर सकते। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स। अगर आपने बोल दिया कि मैं इसको छान लूंगा, छानने से मैं अगर अलग अलग कर सकता हूं, तो भैया वो कोई इसी प्रकार से सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब होता है कि पूरी तरीके से वो दोनों ने अपनी आइडेंटिटी को लॉस करके दोनों एक बन के क्या करना, वहां पर क्या करना, एक अपीयरेंस दिखाना। समझ में बात आ रही ना? दो चीजें मिलके एक हो गई, या दो से ज्यादा चीजें मिलके एक हो गई, और अगर वो होमोजेनस मिक्सचर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। वो सॉलिड और सॉलिड का भी हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड का भी हो सकता है, लिक्विड इन गैस का भी हो सकता है। मतलब हर एक तरीके से अगर उनकी आइडेंटिटी अगर लॉस हो गई है और मिक्स हो गए, तो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। तो भैया ये तो बात है, ये तो बात तो ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने, अगर मान के चलो कि फॉर एग्जांपल में मान के चलो, मैंने क्या कर दिया, शुगर को क्या कर दिया, मैंने डिजॉल्व कर दिया किसके? वाटर के अंदर में, वाटर के अंदर में डाल दिया। आई नो दैट यहां से क्या बनेगा? शुगर सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? शुगर का एक क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। बिल्कुल 100%, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहां पर किसका सॉल्यूशन बना? शुगर का सॉल्यूशन। लेकिन यहां पर दो चीजें आपको नजर आ रही है, एक शुगर है और दूसरा वाटर है। एक शुगर है और दूसरा क्या है? वाटर है, और तब जाकर के बना है तुम्हारा क्या? शुगर का सॉल्यूशन। तो यहां पर जो होता है, दो प्रकार की जो बाइनरी जो अगर सॉल्यूशन है, इसमें दो चीजें होती है, एक जो होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। पहले आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस उम्मीद के साथ में थोड़ा क्लियर कर देता और तरीके से समझाने का प्रयास करता। देखो यार, देखो सीधी बात है। अब यहां पर देखो,
जो सॉल्यूशन हुआ, तो सॉल्यूशन जो बनता है, सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, एक जो होता है वो होता है सोल्यूट होता है, क्या होता है सोल्यूट, दूसरा जो होता है वो होता है सॉल्वेंट, क्या होता है सॉल्वेंट। अब सवाल है कि सोल्यूट किसे बोलना और सॉल्वेंट किसे बोलना। अब सोल्यूट किसे बोले और सॉल्वेंट किसे बोले, ये एक बहुत बड़ा सवाल ऐसा है, ऐसा हमको लगता है लेकिन है नहीं। अरे कुछ नहीं है भैया, इसके अंदर में याद रखना कि एक सॉल्यूशन जो है जिसमें जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, जो लार्जर अमाउंट में होता है, कैसा बोला, लार्जर अमाउंट में, लार्जर अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट, क्या बोलोगे, लेस अमाउंट में होता है वो सोल्यूट। जो लेस अमाउंट में होगा वो सोल्यूट और जो लार्जर अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोल सकते हैं, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज इन स्मॉलर अमाउंट, the component of solution which is in smaller amount or less amount is called as solute, or the component of solution which is in larger amount या more amount is called as solvent, उसी को क्या बोलेंगे, solvent। और एक चीज बता सकते हो, जो सॉल्यूशन के अंदर में डिजॉल्व होता है, मतलब घुलता है, वो हमेशा सोल्यूट होता है, और जो घुलाता है, डिजॉल्व करवाता है अपने अंदर में, वो हमेशा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। और एक चीज आपके जानकारी के लिए बता देता हूं, और एक सॉल्वेंट की डेफिनेशन है जो एक अलग डेफिनेशन है। तो एक ऐसी डेफिनेशन सॉल्वेंट की, ऐसा हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की जिस स्टेट है, जो स्टेट होती है, और जो स्टेट में वो जो दो कंपोनेंट में से क्या था, वो कंपोनेंट था। जैसे मान के चलो देखो, जैसे मैंने क्या किया, शुगर लिया, शुगर को मैंने वाटर में लिया, शुगर क्या था, सॉलिड था, और ये वाटर क्या था, लिक्विड था, लेकिन शुगर सॉल्यूशन बना, क्या बना, शुगर का एक सॉल्यूशन बना, और शुगर का सॉल्यूशन अभी भी क्या है, लिक्विड है। मतलब इस शुगर सॉल्यूशन ने लिक्विड स्टेट में, मतलब उसने किसकी स्टेट लिया, ये दोनों कंपोनेंट में से वाटर की स्टेट लिया। तो जिसकी जैसे दो कंपोनेंट अगर है और उनमें से जिसकी स्टेट सॉल्यूशन ले लेता है, जिसकी स्टेट सॉल्यूशन ले लेता है, वो उसमें का कंपोनेंट में से क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। जैसे इसमें शुगर और वाटर दो कंपोनेंट थे, हमको पता नहीं था कि यहां से सॉल्वेंट कौन है, कंसीडर कर लो, तो लेकिन हमने देखा शुगर पहले सॉलिड था, वाटर क्या था, लिक्विड था, और अब जाकर के सॉल्यूशन भी क्या है, लिक्विड है। अब सॉल्यूशन भी लिक्विड है, मतलब सॉल्वेंट कैसा रहा होगा, लिक्विड रहा होगा, क्योंकि हमको पता है कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से उसी की स्टेट क्या लेता है, सॉल्यूशन लेता है। समझ में बात आ रही है। अब इस तरीके से भी आप सॉल्वेंट को क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो आपको इनकी डेफिनेशन बताने के लिए अगर किसी ने बोला तो आप आसानी से डेफिनेशन बना सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखो कैसे बताएं, सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की, आसान है भैया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन। तो सबसे पहले सॉल्यूट की बना लेते हैं। अगर एक चीज याद रखना, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, लेकिन भैया सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। इस चीज को ध्यान रखना, ये चीज बहुत काम में आएगी कब, जब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाऊंगा, तब आपको ये चीज याद आएगी कि सर ने ऐसा क्यों बताया था स्टार्टिंग में कि क्वांटिटी सॉल्यूट की कम, लेकिन मैं बता रहा पार्टिकल का, सॉल्यूट का जो पार्टिकल होता है उसका जो साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का, ठीक है। तो सोल्यूट मतलब क्या होगा, तो ऐसे बताने का, क्या बताने का, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोलोगे, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, क्या बताने का, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, किसका कंपोनेंट, सॉल्यूशन का कंपोनेंट, विच इज इन स्मॉलर प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब मात्रा, विच इज इन अगर बात करोगे स्मॉलर प्रोपोर्शन, कैसा प्रोपोर्शन, स्मॉलर प्रोपोर्शन, जो बहुत कम मात्रा में है, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, तो इज कॉल्ड एज, उसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज सोल्यूट। हम उसी को क्या बोलेंगे बच्चा, सोल्यूट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे।
बड़ा आसान है, कोई ऐसा कोई एकदम ऐसा यहाँ पर बहुत हार्ड है, डिफिकल्ट है और एकदम से बहुत केमिस्ट्री से यूज होने वाली ऐसा नहीं है। मन मौजी जैसे पढ़ो, बढ़िया खुले दिल से पढ़ो भैया, केमिस्ट्री बहुत इजी है, ठीक है। और सॉल्वेंट अगर किसी ने पूछा तो सॉल्वेंट किसी ने पूछा तो सीधे बताने का, क्या बताने का, द कंपोनेंट ऑफ, क्या बताने का, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ए बी कंपोनेंट किसका, सॉल्यूशन, विच इज, क्या बोलने का, विच इज इन लार्जर प्रोपोर्शन, या मोर प्रोपोर्शन बोल सकते हैं, लार्जर प्रोपोर्शन लिख दो यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लार्जर प्रोपोर्शन, कैसा प्रोपोर्शन, लार्जर प्रोपोर्शन, इज कॉल्ड एज, उसी को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? अरे समझ रहे क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल में किसने पूछा तो बता देने का कि यहां पर अगर मैं ले लिया, अब NaCl का ले लेता यार, चलो मैंने क्या कर दिया, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को मैंने क्या कर दिया, वाटर में डाल दिया, तो यहां पर क्या बन गया, वाटर में यहां पर एक साल्ट सॉल्यूशन बन गया, साल्ट का क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, या सोडियम क्लोराइड का क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि ये साल्ट था, ये क्या था, साल्ट था, ठीक है भैया। तो साल्ट को वाटर में डिजॉल्व करने से साल्ट सॉल्यूशन बन रहा है, तो भैया ये साल्ट डिजॉल्व हुआ, ये कम मात्रा में, तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। बड़ा आसान है, एकदम से एकदम हार्ड कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, और एकदम रॉकेट साइंस ऐसा नहीं इसके अंदर, बहुत ईजी कंसेप्ट है। उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ रही होगी। तो चलो ये तो आपका क्लियर हो गया, लेकिन यार अब जो मैं बताने वाला, देखो इसके टाइप्स है, 9 टाइप्स है, आपके 3 स्टेट है। आप पहले आप सॉलिड लोगे, आप पहले गैस के साथ में करोगे, लिक्विड के साथ में करोगे, और फिर से सॉलिड के साथ में करोगे, फिर लिक्विड लोगे सॉलिड को, फिर गैस के साथ में लोगे सॉल्वेंट, और लिक्विड के साथ में करोगे, मतलब गैस, लिक्विड और सॉलिड के साथ में सॉल्वेंट चूज करोगे। फिर उसके बाद में क्या करोगे, आप लोग गैस लोगे, उसको सॉल्वेंट सॉलिड लोगे, लिक्विड और गैस, तो ऐसे तीनों के साथ में 3-3 बार करोगे, 9 टाइप्स हो जाएंगे, समझा। उतना कोई उसमें ये नहीं है, आपको वो चीजें सभी पता है, और आप हमने इससे पहले भी डिस्कस कर चुका है लाइव क्लासेस के अंदर में, तो उतना मुझे लगता है उसके ऊपर में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। आपको पता है सॉलिड आपने पहले सोल्यूट ले लिया, तो पहले एक बार लिक्विड सॉल्वेंट लेना, फिर गैस सॉल्वेंट लेना, फिर सॉलिड सॉल्वेंट लेना, मतलब पहले सॉलिड और लिक्विड बन जाएगा, फिर लिक्विड और गैस बन जाएगा, फिर अगर बात करोगे सॉलिड और गैस बन जाएगा, और सॉलिड और क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, वो अलग अलग बात है। तो अभी उसके बाद में, लेकिन मेरा आज का जो टॉपिक है, मेरे को थोड़ा कंसंट्रेशन का कंसेप्ट आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि आगे चैप्टर में ना न्यूमेरिकल्स जो है और जो कुछ कंसेप्ट है वेपर प्रेशर वगैरह का, या फिर अगर बात करोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, तो उनको समझाने के लिए आपको थोड़ी 11th की चीजें जो है रिवाइज करना बहुत जरूरी है, जो कंसंट्रेशन से जुड़ी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन से जुड़ी हुई है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आपको आ रहा है, ये आपको अगर आ गया, ये चीजें आपने 11th में पढ़ लिया है और इसको आपने बना लिया है, तो ये चैप्टर आपको समझ रहा है। नहीं तो अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अब कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन 2 चीजों पर डिपेंड होता है, एक जो होता है वॉल्यूम के ऊपर, और दूसरा वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन होता है, और दूसरा जो होता है अगर मान के चलो मास रिलेटेड कंसंट्रेशन। एक जो होता है वॉल्यूम रिलेटेड और दूसरा होता है मास रिलेटेड। अब वॉल्यूम रिलेटेड जो कंसंट्रेशन होता है, तो वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन जो होता है ना सॉल्यूशन का या किसी भी चीज का, तो वॉल्यूम रिलेटेड जो कंसंट्रेशन होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मतलब जो टेम्परेचर के चेंज होने से या बदलने से या उसके ऊपर में क्या होता हो, इफेक्ट होता हो। जैसे मोलैरिटी, जैसे क्या बोला, मोलैरिटी, मोलैरिटी एक वॉल्यूम रिलेटेड क्या है, कंसेप्ट है, वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन है। अगर वहां टेम्परेचर मैटर करता है, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग आपको क्या मिलेगी, वहां पर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं मास रिलेटेड में, जैसे परसेंटेज, मास परसेंटेज की बात करूं, वेट प्रेशर, अगर मैं वेट बाय वेट अगर बात करता हूं, वेट बाय वेट अगर बात करूं तो डब्ल्यू बाय डब्ल्यू अगर मैं बात करता हूं, तो ये ऐसी क्वांटिटी है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ साथ मोल फ्रैक्शन हो गया, या फिर अगर मान के चलो मोलैलिटी हो गया, मोलैलिटी, मैंने पहले मोलैरिटी बोला था, अभी मोलैलिटी बोल रहा हूं, ये मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, या परसेंटेज वेट बाय वेट हो गया, इन ये मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन है, इनको टेम्परेचर के ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आता है। लेकिन मोलर
मोलैरिटी को फर्क पड़ता है। तो आज हम लोग सभी के बारे में, दोनों के बारे में एक साथ डिस्कस करेंगे। हम आज परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि मास परसेंट क्या होता है, मास परसेंट के बाद में मोल फ्रैक्शन क्या होता है या मोलैरिटी क्या होता है पढ़ लेंगे, मोल फ्रैक्शन क्या होता है पढ़ लेंगे, है ना। उसके साथ साथ मोलैलिटी भी पढ़ लेंगे। हम सभी के बारे में आज डिस्कस करने वाले। हमारा पूरा लेक्चर आज का बेसिक लेक्चर है और इसी के आधार पर हमारा पूरा लेक्चर बेसिक चलेगा आज। तो सबसे पहली चीज आज मैं आपको बताने वाला, मास परसेंट क्या होता है, कि मास परसेंट किसे बोलते हैं भैया, मास परसेंट। और ये जो बात बताना होगा W पर W, W पर W परसेंटेज, समझ में बात आ रही है, W पर वेट पर वेट भैया, बहुत चीजें, वॉल्यूम पर वॉल्यूम, वॉल्यूम पर वॉल्यूम, वॉल्यूम पर वॉल्यूम भी होता है, ठीक है, वॉल्यूम पर वेट परसेंट भी होता है ना, वहाँ अलग अलग चीजें होती है। लेकिन मुझे चैप्टर में सिर्फ यूज होने वाला 12th में ये वाला मास परसेंट, वेट पर वेट वाला, W पर W वाला। तो भैया आपको माइंड में सवाल आ गया होगा कि सर ये है क्या, किसे बोलते हैं। तो इसको ऑब्टेन करने का एक फार्मूला था, 11th क्लास को थोड़ा याद करो। मास परसेंट निकालने का एक फार्मूला है कि मास परसेंट निकालने का सादा सा एक फार्मूला है कि मास परसेंट अगर निकालना है, मास परसेंट निकालना है तो इसका सादा सा एक फार्मूला है कि मास ऑफ सोल्यूट ले लो, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ क्या, सोल्यूट, सोल्यूट का मास, मास ऑफ सोल्यूट। और मास ऑफ सोल्यूट को क्या करो, मास ऑफ सॉल्यूशन से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, एंड मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 100 कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 100 कर दो। जो भी आंसर होगा वो उसका क्या होगा, मास परसेंट होगा, वो उसका क्या होगा, मास परसेंट होगा। मतलब यार निकालने के तरीके बड़े आसान है। मास परसेंट निकालने के लिए मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या बोल दिया, 100। ये एक फॉर्मूला, जैसे एग्जांपल में लेता हूं, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन से निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, अगर एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर मैंने 2 ग्राम सब्सटेंस ऐड कर दिया, 2 ग्राम सब्सटेंस मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, किसके अंदर में, सॉल्यूशन के अंदर में, ठीक है भैया। और पहले से ही उस सॉल्यूशन का अगर मान जो वाटर था 2 ग्राम, अगर मान के चलो कि मैंने शुगर बोल दिया, 2 ग्राम शुगर एडेड इन क्या बोल दिया, एडेड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि ग्राम में ले लिया भैया वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर। और मुझे इसका मास परसेंट निकालना है, अगर मुझे इसका मास परसेंट निकालना है, अब कैसे निकालेंगे, तो भैया हमारा सोल्यूट कौन है, आपको पता है, सोल्यूट तो शुगर है, सोल्यूट कौन है, शुगर है, और वाटर कौन है, सॉल्वेंट है। लेकिन शुगर और वाटर से मिलकर क्या बना है, सोल्यूशन बना है। तो सिंपल बात है, हमारा मास परसेंट निकालने का फार्मूला हमारे पास में है। मास परसेंट निकालने का फार्मूला क्या बोल रहा था, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना, 2 ग्राम दिया गया है, ले लिए 2 ग्राम। उसके बाद में मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है, मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब अब दोनों का ऐड करना पड़ेगा, 2 ग्राम प्लस कितना ग्राम भैया, 18 ग्राम। अगर बात को दोनों का ऐड करना पड़ेगा तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 बाय कितना ग्राम, 20 ग्राम हो जाएगा। 2 बाय 20 ग्राम मतलब कितना हो गया, जनरली भैया ये मल्टीप्लाई बाय लेकिन 100 है, मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 100, और यहाँ पर 200 अपॉन में कितना हो जाएगा भैया 20। तो भैया ये तो कट गया पूरी तरीके से, ये तो कट गया भस्सम। तो कितना 20/2 मतलब कितना भैया 10, कितना हो जाएगा 10%, कितना परसेंट, 10% हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा, 10% हो जाएगा। आसान है, बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है, सोल्यूट को आपको मास ऑफ सॉल्यूशन से क्या करना है, डिवाइड करना है, और मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 100 करना है। इतना आसान सा बिल्कुल क्या है, फंडा है, बहुत ही जबरदस्त काम है। उम्मीद करता हूं कि मास परसेंट वाली टर्म आपको क्लियर हो गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पटाख से आप लोग। तो चलो ये तो टर्म आपकी क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूं ये टर्म आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा देखते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। अगर मोल फ्रैक्शन सेकंड टर्म, आप इसके बहुत सारे एग्जांपल उठा करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस है, आपके वहां से आप उठा सकते हो, आपके एमसीक्यूज के ऊपर में क्वेश्चंस हो गए वहां से उठा सकते हो। इसके ऊपर के क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इसके ऊपर में वेट पर पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव में, और उसके साथ साथ वॉल्यूम पर वेट, हाँ वॉल्यूम पर वेट पर, ठीक है, वॉल्यूम पर बहुत कम बार पूछा है, ठीक है भैया, कुछ ना नहीं पूछता। दूसरा वाला मेरी टर्म आज है मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन क्या है भैया, तो मोल फ्रैक्शन कब यूज होता है, मोल फ्रैक्शन, अब मोल फ्रैक्शन ये यहाँ पर नंबर ऑफ मोल का कंसेप्ट है, थोड़ा यहाँ पर किसका कंसेप्ट है, नंबर ऑफ मोल का कंसेप्ट है। अब नंबर ऑफ मोल का कंसेप्ट कैसे है, अब यहाँ पर भी समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल क्या होता है। तो नंबर ऑफ मोल वो होता है कि आपको क्या करना है, जो मास इन ग्राम होता है डिवाइडेड बाय मोलर मास करना पड़ता है,
भैया आपको याद होगा कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं। पहली बात तो इसको समझने के लिए नंबर ऑफ मोल समझना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है? मास इन ग्राम। क्या होता है? मास इन ग्राम। अपॉन में क्या होता है? मोलर मास। क्या होता है? मोलर मास। जैसे एग्जाम्पल में अगर मान के चलो मैंने बोल दिया नंबर ऑफ मोल मुझे निकालना है, कि मैंने बोल दिया मेरे पास में 30 एग्जाम्पल में मान के चलो कि 32 ग्राम ऑफ अगर वाटर है, 32 ग्राम ऑफ वाटर है, मान लीजिए मेरे पास 32 ग्राम ऑफ वाटर है। मान लिया आप लोगों ने कि मेरे पास 32 ग्राम ऑफ वाटर है। अब 32 ग्राम ऑफ वाटर है, इसके मुझे नंबर ऑफ मोल निकालना है। मेरे को मोल फ्रैक्शन बाद में समझा दे रहा बेटा, टेंशन ना लो, सभी चीज समझा देता हूँ, बस आप पहले इस चीज को समझने का प्रयास करो। मैं जो चीज बता रहा क्या बता रहा, तो मुझे 32 ग्राम के नंबर ऑफ मोल निकालना है। नंबर ऑफ मोल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको मालूम है। तो भैया एन निकालना है, इसका एन निकालूंगा। मास इन ग्राम मेरे पास में दिया है 32 ग्राम, और मुझे पता है मोलर मास वाटर का मोलर मास मतलब क्या? H2O का मोलर मास। एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 1 इंटू 2 प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16, 16 इंटू 1, मतलब मोलर मास ऐसे ही निकालेंगे ना अपन लोग। तो ये कितना हो जाएगा? 18 ग्राम पर मोल। कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। दोनों का देखो 2 प्लस 16 मतलब कितना हो गया? 18 हो गया। तो भैया एक मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना होता है? 18। वो मोलर मास डालना है, ठीक है। तो 18 डाल दिए, ये तो आपको 11th में ही पढ़ाया आप लोगों ने। तो ये 18 ग्राम डाल दिए अपन ने। अगर बात करोगे ये 18 ग्राम था, 1 ग्राम पर क्या था? मोल था। ग्राम से ग्राम भस्म हो जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा। ग्राम से ग्राम क्या हो गया? भस्म हो गया। तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। अगर बात करो 18 दूनी अगर बात करो 18 है, सॉरी यार पॉइंट में आंसर आएगा, तो थोड़ा सा इसको पॉइंट में ले लेते हैं। इसका अगर मान के चलो कि 18 है, अब 18 बन जाए 18 हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। समझ में बात आ रही है? 1 पॉइंट समथिंग। इसको क्या कर देते? 36 ले लेते तो आसान हो जाएगा अपने को, है ना। 36 ले लिया तो क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। फ्रैक्शन में टर्म थोड़ी तकलीफ जाएगी आप लोगों को स्टार्टिंग में। तो 18 दूनी कितना हो गया? 36। तो 2 अगर बात करो चलो तो मोल हो जाएगा ऊपर जाकर के 2 मोल। नंबर ऑफ मोल कितने निकल गए? 2 निकल गए। समझ बात आ रही? तो इस तरीके से आप लोग वहां पर क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो। समझ बात आ रही? जैसे वाटर, और अगर मान के चलो कि शुगर होता, शुगर के पहले मैं नंबर ऑफ मोल निकाल लिया, वाटर के निकाल लिया। अब नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद में मोल फ्रैक्शन निकालना जो होता है, वो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो रेशो होता है दोनों सब्सटेंस का। और हमेशा याद रखना, अगर मान के चलो कि अगर मान के चलो यहां पर सब्सटेंसेस है A प्लस बी है, और उससे क्या बना है? AB बना है, और मेरे को नंबर ऑफ मोल सभी के सेपरेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी मोल फ्रैक्शन सेपरेट निकालना पड़ेगा, और मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जीटा से। इसको पढ़ते जीटा। क्या पढ़ते? जीटा। कुछ बुक के ऊपर में ईटा से भी होगा, ईटा। इसको पढ़ते ईटा, इसको पढ़ते जीटा, ये होता है ईटा। तो इसमें दोनों के लिए निकालना पड़ता है। जैसे सॉल्यूशन में ए और बी होता है ना, ए और बी, तो दोनों के लिए पहले ए के लिए भी निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद में किसके लिए निकालना पड़ेगा? बी के लिए भी निकालना पड़ेगा। आप नंबर ऑफ मोल ए के लिए निकाल रहे हो तो पहले अगर क्या करोगे, अगर ए के लिए मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या डालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डालोगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मतलब एन ए डालोगे, ठीक है। पहले वाले के तो, क्योंकि देखो आपके पास में वाटर के निकाल दिया मैंने, तो वाटर और अगर शुगर का है तो वाटर और शुगर का है, तो भैया शुगर और वाटर दो चीजें है, तो आपको पहले ए का निकालो, वाटर के समय पर वाटर का डालो और उसके समय पर उसका डालो, लेकिन पहले नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं बता दिया मैंने। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का है कि दो अगर सब्सटेंसेस है, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालते समय जिसका निकालना है पहले उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखो, और डिवाइड में क्या करो? दोनों के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रखो। मतलब सॉल्यूशन दोनों से बना है, दोनों के रखो, ठीक है। दोनों के मोल को ऐड कर दो। जब आप बी के निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को ऊपर रखोगे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या डालोगे? बी डालोगे, ठीक है भैया। जैसे देखो इतना आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बताता हूं मैं एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं आपको नंबर ऑफ मोल समझा सकूं एग्जांपल के द्वारा, इसको किस तरीके से क्या करना है, निकालना है। आपने एग्जांपल ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो जैसे मैंने बोल दिया, अगर मान के चलो, अगर मान एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर में अगर मान के चलो कि शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है। शुगर के अगर मान के चलो कि यहाँ पर कितने मोल है? 2 मोल है, शुगर के 2 मोल है। और याद रखना दोनों का जो होता है वो जो मोल फ्रैक्शन होता है XA और XB, XA प्लस XB इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। एक बात याद रखना, XA प्लस XB इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है? 1 होता है। भैया आपने डिसाइड किया इतने में से आपने इसको इतना रेशो होता है,
हमेशा याद रखना 1 आएगा, वो देखना मैं देखकर बताऊंगा आपको कैसे 1 आता है, ठीक है भैया। जैसे देखो मैंने शुगर के 2 मोल बोल दिया, ठीक है, और उसके बाद में मैंने बोल दिया वाटर के कितने मोल है, वाटर के वहां पर मान के चलो कि 8 मोल है, वाटर के 8 मोल है, और मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला, तो मैं पहले शुगर को क्या बोल दिया, शुगर को A बोल दिया, चलो, और वाटर को क्या बोल दिया, B बोल दिया। मैंने मोल यहाँ पर है, अगर वो ग्राम में देता तो पहले नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ता, और फिर उसके बाद में क्या करना पड़ता मेरे को, मोल को निकालने के बाद में उसको पुटअप करना पड़ता, लेकिन यहाँ आसान काम है। तो शुगर को A बोला तो मैं पहले वाले को X से बोल दिया, X इज इक्वल टू, तो उसके नंबर ऑफ मोल मतलब Na कितने 2 है, इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको ये शुगर है ना, इसको A सोल्यूशन है, और इसका ये क्या हो गया Na हो गया, और ये क्या हो गया NB हो गया, ये क्या हो गया NB, ठीक है भैया, ये Na है और ये Na है और ये क्या है NB है। अब देखो तो ये मैं पहले वाले का निकाल रहा तो 2 तो मतलब फार्मूला क्या है कि Na अपॉन में क्या है Na प्लस क्या है NB, तो मतलब क्या हो जाएगा Na कितना है 2 है, और ये 2 प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 2 प्लस 8 तो भैया 2, तो 2 प्लस 8 मतलब कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है भैया, 10 आपका निकल गया, आपका 10 यहाँ पर आ गया, समझ बात आ रही क्या, बिल्कुल खतरनाक काम है। तो ये जनरली अगर बात करें इसको सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.5 निकलेगा भैया, समझ बात आ रही क्या, जब इसको अगर सॉल्व करते हो आप लोग अगर इसको, तो भैया अगर 0 पॉइंट अगर लोगे तो 23 2 हो जाएगा, तो 0.2 आएगा, नॉट 0.5, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 0.2 ये मोल फ्रैक्शन होगा इसका, कितना होगा मोल फ्रैक्शन, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, समझ बात आ रही है। अब 0.2 इसका मोल फ्रैक्शन निकला, दूसरे वाले का निकालते, देखो दूसरे वाले का निकालते, अब दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दूसरे वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो तो XB निकालना है, XB तो भैया पहले ऊपर में क्या करना पड़ेगा 8 रखना पड़ेगा, और यहाँ पर कितना करना पड़ेगा 10 करना पड़ेगा, अरे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, अपन ने 20 निकाले, 2 प्लस कितना होता है 2 प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8, तो मतलब 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो भैया इसको डिवाइड कर लो, अगर बात करते हो तो 10 और 8 है, सीधी सीधी बात है, 0 पॉइंट में फिर से आंसर आ रहा है तो 8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.8, आसान काम है, बहुत ही आसान, बहुत आसान, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है भैया, बहुत ही आसान काम है, तो 0.8 आ गया। और मैंने एक चीज आपको बताया था कि XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, इसी चीज को देखो पुटअप करो, हम प्रूव करने का प्रयास करते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो XA प्लस XB मैंने इक्वल टू 1 बोला था, XA कितना निकला है देखो 0.2 निकला है, प्लस XB कितना निकला है देखो 0.8 निकला है, अब इनको काउंट करो बोला 0.2 प्लस 0.8 मतलब कितना हो गया 1 हो गया भैया, क्या हो गया 1 हो गया, वो हमेशा 1 होगा, क्योंकि भैया हमने इतने में से एक रेशो होता है, वो मोल फ्रैक्शन एक क्या है रेशो है, रेशो बता रहा है इतने में से ये इतना और उतना, मतलब ये 1 बिल्कुल इनका फिक्स्ड इक्वेशन निकलेगा, समझा। हमेशा चेक कर लेना, आप जब मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो मोल फ्रैक्शन निकालते समय एक बार चेकआउट कर लेना लास्ट में कि XA प्लस XB 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, XA प्लस XB 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो एक बार आप लोग क्या कर लेने का चेक कर लेने का। उम्मीद करता हूं कि आपको मोल फ्रैक्शन वाली टर्म आसानी से समझ में आ गई होगी, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, तो ये आपकी टर्म क्लियर हो गई। अब देखो, अब इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हमारे दो टर्म को हमने, दो कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म को हमने क्लियर किया। पहला हमने मास परसेंट को क्लियर किया, अब हम किसको क्लियर कर रहे हैं, किया मोल फ्रैक्शन को। अब थोड़ा सा देखेंगे किसको, मोलैरिटी को, किसको मोलैरिटी। और ये मोलैरिटी जो है सी नंबर की टर्म, तो मोलैरिटी जो होता है ना बेटा, ये जो है ये वॉल्यूम रिलेटेड क्वांटिटी है, ये वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है, वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन है, और इसका टेम्परेचर से बहुत लेना देना है, इसका लेना देना टेम्परेचर से है, ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट टर्म है, समझ में बात आ रही, इसलिए इसको मैं वॉल्यूम की बात किया। तो ये जो टर्म है, तो मोलैरिटी आपको किसने पूछा तो बताने का, मोलैरिटी का अगर डिपेंड करना है तो द नंबर ऑफ मोल्स, इतना याद रखना कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या बोला मैंने, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या बोला मैंने, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या बोलोगे सोल्यूट प्रेजेंट इन, क्योंकि वॉल्यूम की बात है तो लीटर वाला कंसेप्ट आएगा, मैं बार बार बता रहा हूं, ये मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ये वॉल्यूम रिलेटेड है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द, कहां पर बोलोगे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज,
उसी को बोलेंगे बेटा इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। क्या बोलेंगे? मोलैरिटी। उसी को क्या बोलेंगे हम? मोलैरिटी बोलेंगे। बड़ा सिंपल सा फंडा है, बड़ा सिंपल सा और सीधा सा फंडा है भैया, समझ बात आ रही? और इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। क्या बोला मैंने? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्या बोलोगे? रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। स्मॉल एम दिखा मोलैलिटी, कैपिटल एम दिखा मोलैरिटी। थोड़ा सा देखो, बड़े कंसेप्ट है, बड़े आसान से कंसेप्ट है, बड़े आसान। तो इसका फार्मूला बना लो यार। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बोला, तो दे देने का ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिवाइड कर देना है किससे भैया? क्या बोला मैंने? 1 लीटर। तो भैया क्या कर देने का? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। 1 लीटर मतलब लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा? सोल्यूशन इन लीटर। क्या बोल दिया मैंने? लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। आसान काम है भैया, देखो बड़ा आसान सा फंडा है, ज्यादा कोई भी हार्ड फंडा नहीं है, बहुत आसान। देखो एग्जाम्पल में अगर बात करोगे, अगर आपको किसी ने मोलैरिटी निकालने के लिए बोला, आपको किसी ने मोलैरिटी निकालने के लिए बोल दिया, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को पता करना पड़ेगा, पहले सोल्यूट को निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर तो दिया गया आपके पास में, कितने सोल्यूट है पहले पता कर लो, मतलब उसके लिए आपके पास में गिवन ग्राम में दिया रहेगा। समझ में बात आ रही? जैसे मैंने बोल दिया, अगर मान के चलो मैंने बोल दिया, एक क्वेश्चन ले लिया, एक क्वेश्चन में मैंने बोल दिया कि चलो 4 ग्राम ले लेता हूं मैं। अगर बात करोगे 4 ग्राम, अगर बात करोगे, अगर मान के चलो, अगर बात करोगे NaOH डिजॉल्विंग इन 250 ml सोल्यूशन, अगर बात करोगे, मान के चलो, अगर मैंने एग्जांपल में ले लिया 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्विंग, क्या बोला मैंने? डिजॉल्विंग इन अगर 250 ml ऑफ, अगर बात करोगे सोल्यूशन, 250 ml ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में दिया है, ml में दिया है। एक बात तो पहले उसके लिए देख लो, पहले सबसे पहले मोलैरिटी का फार्मूला आपको पता है, मोलैरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो पहली बात तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। 4 ग्राम ऑफ NaOH के नंबर ऑफ मोल्स, कितने ग्राम ऑफ NaOH के? 4 ग्राम ऑफ NaOH के नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जनरली यहाँ पर कि इसका मोलर मास कितना होता है NaOH का। तो मैं पहले सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालूंगा? NaOH। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, मोल्स ऑफ, सबसे पहले NaOH के मोल निकालना पड़ेगा ना भैया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालना है, तो भैया मास इन ग्राम मतलब 4 ग्राम डिवाइडेड बाय उसका 40 होता है, मालूम है मेरे को, 40 ग्राम पर मोल। समझ में आ रहे? 40 ग्राम पर मोल। तो भैया कितना हो जाएगा? 4। तो मतलब ये कितना निकल जाएगा? मतलब 0.1 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। 0.1 मोल, कितना मोल? 0.1 मोल। अब नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद मैं अब मोलैरिटी का फॉर्मूला पुटअप करूंगा। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मुझे पता हो गया कि 0.1 है ना। अब मेरे पास में 250 ml था, लेकिन ये 250 ml को मेरे को पहले सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में। तो भैया मैं क्या करूंगा? 250 ml को मैं क्या करूंगा? लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दूंगा, है ना भैया। तो कितना हो जाएगा? वो 0.250 हो जाएगा, है ना। 0.250 लीटर हो जाएगा। अब मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला पुटअप करूंगा, 0.1 डिवाइड बाय 0.250, है ना भैया। तो इसका अगर आंसर कैलकुलेट करोगे तो 0.4 समथिंग आएगा। तो 0.4 m, कैपिटल M, ये क्या हो जाएगी? मोलैरिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मोलैरिटी, या मोल पर लीटर बोल सकते हो इसको। यूनिट इसका क्या होगा? मोल पर लीटर। तो कैपिटल M कितना निकला? 0.4 मोल पर लीटर निकल गया। तो क्या है, मोलैरिटी निकालने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए सोल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए जो गिवन मास होता है ग्राम के अंदर में, उसके मोलर मास से क्या करना है? डिवाइड करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद अगर मान के चलो कि सॉल्यूशन अगर ml में दिया है तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि डेफिनेशन में वॉल्यूम इन लीटर बोला है। ठीक है, समझ में आता रही भैया। उसी के वैल्यू को पुटअप कर दो यार, बहुत आसान है, बहुत आसान है। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ रही होगी और ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो देखो बच्चों, अब हमको लास्ट एक और इसकी कंसंट्रेशन पढ़ना है। एक और लास्ट चीज है जो हमको जानना जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए, हो सबसे इंपॉर्टेंट मोलैलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल में आगे मोलैलिटी का कंसेप्ट आएगा। मोलैलिटी का कंसेप्ट हर एक जगह आएगा भैया। तो ये डी नंबर की जो मोलैलिटी, मोलैलिटी
अब मोलैलिटी और मोलैरिटी में फर्क क्या है? मोलैरिटी जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है और वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड होता है, वो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है। लेकिन मोलैलिटी जो है ये मास रिलेटेड टर्म है, इसको टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि मोलैलिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोला मैंने? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या बोला मैंने शॉर्टकट में? देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या बोला मैंने? सोल्यूट इन 1 kg, क्या बोलोगे? इन 1 kg सॉल्वेंट, किसके अंदर में? 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज, उसी को हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एज मोलैलिटी। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? मोलैलिटी। मतलब 1 kg सॉल्वेंट के अंदर में किलोग्राम, किलोग्राम मतलब मास, और जहां मास आ गया तो टेम्परेचर का कोई रोल नहीं, क्योंकि मास के ऊपर टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि मैं यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस हो तो मास मेरा उतना रहने वाला है, या 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो मास मेरा उतना रहने वाला है, और ये मास के ऊपर किसी भी चीज में टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता। तो वही चीज बोलता है कि वही है मास रिलेटेड, इसलिए बोल रहा हूं मैं इसको क्योंकि ये भैया 1 kg के अंदर में कितने सोल्यूट है, नंबर ऑफ सोल्यूट मतलब कितने सोल्यूट है, उसके उसका जो रेशियो है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? मोलैलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलैलिटी बोलते हैं। और एक बार एक सेंटेंस आपके बुक में लिखा था 11th क्लास में, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड सेंटेंस था 11th के बुक के अंदर में, कि इसका ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। और इसको देखो तो कैसे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। किससे? स्मॉल एम। इसका फार्मूला किसने पूछा था? बता देने का। स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या बताने का? कि यहाँ बताने का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखो ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या करने का? यहाँ नंबर ऑफ मोल नहीं, यहाँ मास है, मास ऑफ, क्या बोलने का? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या बोलोगे? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी मतलब किलोग्राम, 1 kg किलोग्राम में। समझ में बात आई होगी, उम्मीद रखता हूँ। ये चीज बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, एकदम आसान है। अब इसको और एक एग्जांपल से मैं और एकदम क्लियर कर देता हूँ, एक एग्जांपल से मैं और इसको एकदम से क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल में मैंने ले लिया, देखो इसको समझना है, एग्जाम्पल से क्लियर कैसे करें। एक काम करते, एग्जाम्पल में करते, अगर मान के चलो कि अपने पास में, अगर मान के चलो कि नंबर ऑफ सोल्यूट अगर दिए, मोल्स दिए गए 3 मोल्स है किसके? अगर मान के चलो 3 मोल्स है किसके? अगर मान के चलो कि अगर 3 मोल्स है NaCl के, NaCl के 3 मोल्स है, NaCl के नहीं लेता है, बड़ा हो जाएगा। अगर बात करते तो मैं NaCl ले लेता ना, चलो छोड़ो यार, NaOH ले लेता है यार, चलो NaOH 3 मोल NaOH के मैंने उसको वाटर में डिजोल्व किया, और वाटर का मास है अगर मान के चलो वाटर मेरा क्या है? 1 kg है। कितना है वाटर मेरा? कितना है वाटर? 1 kg है। चलो मैं केजी में ले लिया, वाटर कितना है? अगर मान के चलो वाटर 1 kg है, चलो 1 kg 1000 ग्राम 1 kg। तो कैसे निकालोगे भैया? मोलैलिटी निकालना थी, m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 3 है तो 3 है डिवाइड बाय 1, तो भैया 3 हो जाएगा। तो 3m मतलब, या फिर इसका यूनिट अगर बना सकते हो तो आप लोग अगर बात कर सकते हो मोल पर केजी बोल सकते हो इसको, मोल पर केजी क्या बोल सकते हो? मोल पर केजी, मोल पर केजी बोल सकते हो। तो 3 मोल पर केजी इसका क्या हो जाएगा? मोलैलिटी हो जाएगा। या फिर शॉर्टकट में और मैं इसको ऐसा लिख सकते हो 3m, क्या लिख सकते हो? 3m लिख सकते हो। 3m मतलब क्या हो गया? मोलैलिटी हो गया। मैं एक आसान सा एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास किया, आप बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स ले सकते हो और इस टर्म को समझने का प्रयास कर सकते हो। बस बात यही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। और यही चीजों का यूज आपको 12वीं के इस आपके सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर में आगे यूज होने वाला है, जब हम वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, जब हम वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वो ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर ऑन टॉप फैक्टर, है ना। उसके बाद में ये सब चीजें हम चैप्टर में जब पढ़ने वाले हैं, वहां इनका बहुत रोल इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ गाइज की चीजें आपको समझ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये चीजें आपको क्लियर हो गई, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर करिएगा। और अगर आपको लगता है और भी कुछ आपके सवाल हो गए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में उन सवालों पर हम लोग क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक है गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।
एंड हैव अ गुड नाइट।